हेलो फ्यूचर लॉयर्स, एलएलबी स्टूडेंट अड्डा के इस मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आई यूनिट 6 का पूरा सिलेबस। और हां, हम एक भी वाइटल पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल को हम मास्टर करने वाले हैं। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। एक बात सोचिए और बहुत ध्यान से सोचिए। Are your fundamental rights completely useless without directive principles? देखिए, हम सब अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है? पर क्या आपके उन पॉलिटिकल राइट्स का एक्चुअली कोई मतलब रह जाता है अगर देश में बेसिक सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ही ना हो? मेरा मतलब है खाली पेट के या फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मायना है? आज के इस सेशन में हम इस फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। डायरेक्टिव्स, राइट्स और ड्यूटीज से लेकर द ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और एंड में रैपिड रिवीजन। घबराइए मत, ये एक्सप्लेनर आपके आने वाले एग्जाम का बिल्कुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट बनने वाला है। हम इन सभी 6 टॉपिक्स को एकदम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आप इजीली टॉप स्कोर कर सकें। ओके, तो चलिए अपने पहले सेक्शन में डाइव करते हैं और इस सिलेबस के सबसे फाउंडेशनल एलिमेंट्स को समझते हैं। डायरेक्टिव्स, राइट्स और ड्यूटीज आखिर हैं क्या? इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ये पूरी तरह आपकी प्रॉपर्टी है और लीगली पॉलिटिकली गारंटीड है। दूसरी तरफ घर के कुछ फ्रिज गोल्स होते हैं, जैसे हेल्दी खाना लाना या फिर टाइम पर आपकी कॉलेज फीस भरते हैं ना। ये हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीज। अब अगर पेरेंट्स ऑर्गेनिक सब्जी की जगह नॉर्मल सब्जी ले आएं तो आप जाके उन पर केस थोड़ी कर दोगे, नहीं ना, क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। लेकिन ये उनके खर्चों का और प्रायोरिटीज का रोड मैप जरूर तय करते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं ना? अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर आपके यूनिट 6 की लीगल बैकबोन है और प्रीमियम मार्क्स लाने हैं तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। पार्ट 4 डील करता है डीपीएसपी से, जो आर्टिकल 37 के हिसाब से एक्सप्लिसिटली नॉन जस्टिशिएबल हैं। वहीं पार्ट 4A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि बाद में 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थीं। ये भी नॉन जस्टिशिएबल हैं, पर ये क्लियर रिमाइंडर हैं कि भाई, राइट्स कभी भी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, द ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। ये इंडियन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच सालों तक चला एक बहुत ही एक्साइटिंग हिस्टोरिकल चेस मैच था। असल में डिबेट ये थी कि सुप्रीम है कौन, राइट्स या डायरेक्टिव्स। शुरुआत होती है 1951 के स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन केस से। यहां कोर्ट का स्टैंड स्ट्रिक्ट था कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा जीतेंगे। फिर थोड़ा शिफ्ट आया 1957 के केरला एजुकेशन बिल में, जहां कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। पर इन सब में जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। यहां सीजेआई चंद्रचूड़ ने आखिरकार एक अल्टीमेट बैलेंस सेट किया, ये रूल करके कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के बेडरॉक हैं। इनके बीच एक परफेक्ट हार्मोनी होना जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आता है, रीडिंग डायरेक्टिव्स इनटू राइट्स। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करके नॉन एनफोर्सेबल डायरेक्टिव्स और एनफोर्सेबल राइट्स के बीच ब्रिज कैसे बनाया होगा। तो कोर्ट का ये मास्टर स्ट्रोक 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1 में एक टारगेट डीपीएसपी आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे आर्टिकल 45 फॉर एजुकेशन या 48A फॉर एनवायरनमेंट। स्टेप 2 में उस टारगेट को आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के ब्रिज से क्रॉस करवाया जाता है, क्योंकि डिग्निटी के बिना लाइफ आखिर कैसी लाइफ है। और फाइनली स्टेप 3, उसे डायरेक्टली एक एनफोर्सेबल राइट बना दिया जाता है। मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन और MC मेहता केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट यही फॉर्मूला लगाया था। उन्होंने आर्टिकल 37 की उस नॉन जस्टिशिएबिलिटी को स्मार्टली बाईपास कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL। ये वो पावरफुल लीगल टूल है जिसने पावर वापस आम और गरीब जनता के हाथों में दी। IAS जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर जैसे लेजेंड्स ने लीड किया था। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, किसी अंडर प्रिविलेज्ड विक्टिम की सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, फॉर एग्जाम्पल बॉन्डेड लेबर। फिर स्टेप 2 में स्ट्रिक्ट लोकस स्टैंडी के पुराने रूल्स रिलैक्स कर दिए जाते हैं और कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर उनके बिहाफ पर PIL फाइल कर देता है। स्टेप 3 में एक नॉन एनफोर्सेबल DSP स्मूथली आर्टिकल 21 में मर्ज हो जाता है। और फाइनल स्टेप, कोर्ट एक मैंडेटरी रिलीफ ऑर्डर इशू कर देता है। सोचो, एक सिंगल मूव से एक पावरलेस विक्टिम को देश की सबसे बड़ी अदालत का सहारा मिल गया। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है लैंडमार्क केसेस और उनकी रेमेडीज के थ्रू।
ये 2 केसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके एग्जाम आंसर्स में जरूर दिखने चाहिए। सबसे पहले आता है 1984 का बंदोहा मुक्ति मोर्चा केस। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक पोस्ट कार्ड लेटर लिखकर स्टोन क्वारीज में काम कर रहे हैं बॉन्डेड लेबरर्स की दर्दनाक हालत बताई। कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? कोर्ट ने लोकस स्टैंडी के स्ट्रिक्ट रूल्स रिलैक्स किए और उसे एक सिंगल लेटर को ही पीआईएल मान लिया। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी डिनाई करना आर्टिकल 21 कपल्ड विद आर्टिकल 39 डायरेक्टिव्स का डायरेक्ट वायलेशन है। एक सिंगल लेटर ने सोशल जस्टिस की एक पूरी वेव शुरू कर दी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्प 1985। यहां बीएमसी ने पेवमेंट और स्लम ड्वेलर्स को बिना किसी ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन के इविक्ट कर दिया था। तब कोर्ट ने बहुत बड़ा और हिस्टोरिक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि एडिक्वेट लाइवलीहुड, जो कि आर्टिकल 39A का डायरेक्टिव है, उसे आप राइट टू लाइफ से अलग नहीं कर सकते। अगर आप किसी की रोजी रोटी बिना एक फेयर प्रोसीजर के छीन लेते हैं तो एसेंशियली आप उनका लाइफ का राइट ही छीन रहे हैं। ओके एवरीवन, अपनी एनर्जी को अभी मेंटेन रखिए क्योंकि अब आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हम करने वाले हैं एक क्विक 30 सेकेंड रैपिड रिवीजन और फिर होगा आपका एक छोटा सा एग्जाम Q&A। इस स्लाइड पे जो ये गोल्डन की स्टेटमेंट्स हैं ना, इन्हें अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये लिखना ही है। पार्ट 3 और पार्ट 4 टेक्सचुअली डिस्टिंक्ट जरूर हैं पर फंक्शनली ऑर्गेनिक कॉम्प्लीमेंट्स हैं। पीआईएल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को आपस में स्ट्रक्चरली सिंथेसाइज करता है और फंडामेंटल ड्यूटीज चाहे नॉन एन्फोर्सेबल हैं पर वो एम्बिग्युअस लॉस को परफेक्टली इंटरप्रेट करने में कोर्ट्स की बहुत मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। Which landmark case permanently resolved the conflict between fundamental rights and DPSPs by establishing a bedrock of balance? दिमाग दौड़ाइए अपना थोड़ा। और सही जवाब है मिनर्वा मिल्स वी यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये वही केस था जिसमें CJI चंद्रचूड़ ने वो हिस्टोरिक बेडरॉक ऑफ बैलेंस वाला रूल दिया था। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों ने यही गेस किया होगा। एक और ट्रिकी एग्जाम क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंस फंडामेंटल ड्यूटीज यानी पार्ट 4A कंप्लीटली नॉन जस्टिशेबल हैं, तो कोर्ट्स आखिर उनको लिटरली यूज कैसे करते हैं अपने जजमेंट्स में? इसका एकदम परफेक्ट लीगल आंसर ये है कि कोर्ट्स फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज एम्बिगुअस स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने के लिए करते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है आर्टिकल 51A(G) की एनवायरमेंटल ड्यूटी। कोर्ट इसे ध्यान में रखते हुए पोल्यूटर्स के अगेंस्ट लॉज को स्ट्रिक्टली लागू करते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो एग्जाम में आपको एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में ले आती हैं। जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट इंक ऑन पेपर अंटिल यू यूज इट टू सिक्योर जस्टिस। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।